हाय गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू गरिमा जैब के चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस कि आप लोगों के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कैसी चल रही है। कल मैंने एक प्रीमियर लगाया था मॉड्यूल ए का, 3 साढ़े 3 घंटे का आपका प्रीमियर था। यानी कि मॉड्यूल ए में जो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4 तक हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़े थे, सबका कंपाइल्ड वर्जन मैंने कल आप लोगों के लिए रिलीज कर दिया था फॉर द रिविजन पर्पस। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा। ठीक है, उसमें आपके आरबीडब्ल्यूएम के मॉड्यूल ए के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे, तो डेफिनेटली जाकर के देखिएगा। ठीक है, साथ के साथ जो लोग भी नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम लोग वन शॉट सीरीज कर रहे हैं गाइस। तो आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी दोनों के ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की क्लासेस मैं आपको यहाँ पर देती हूँ, जिससे आपके जैब एग्जाम्स ने सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को किया है। ठीक है, तो नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। सारे आरबीडब्ल्यूएम एंड पीपीबी की प्लेलिस्ट अपडेट हो चुकी है, तो अगर किन्हीं को भी क्लासेस देखनी है फ्रॉम चैप्टर 1 टिल चैप्टर नंबर 18 तो आप जाकर के देख सकते हो। तो गाइस ये आपका मॉड्यूल सी चल रहा है, चैप्टर नंबर 18 आज हम देखने वाले हैं। नाम है डिलीवरी चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चलिए यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं। मैं बार बार आप लोगों को रिपीट भी करती हूँ कि ये वीडियो किन के लिए रेलिवेंट होता है गाइस। तो जो जैब का एग्जाम दे रहे हैं और जो लोग भी डीबीएफ का पेपर दे रहे हैं ना। आज हम एटीएम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं गाइस। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो करता क्या है ये? तो पहले क्या होता था ना कि आपको अगर जब पहले एटीएम्स नहीं था, उससे पहले आपको अगर कैश विड्रॉ करना है तो आपको ब्रांच में जाना पड़ता था। ठीक है, तो एक डेडिकेटेड टाइम होता था 9 to 6, उसी के अंदर में आप जाते थे ट्रांजेक्शंस कैश विड्रॉवल करने के लिए। ठीक है, जब से आपका एटीएम आया है ना, अब आप बियॉन्ड बैंकिंग आवर्स यानी कि आप बैंकिंग की सर्विसेज 24/7 ले सकते हो। यानी कि कैश विड्रॉ करना है तो इजिली आप 24/7 एटीएम की मदद से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके एटीएम्स के फायदे हैं। तो दो तरीके के गाइस यहाँ पर एटीएम्स आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है ऑन साइट एटीएम एंड दूसरा होता है गाइस जिसको हम ऑफ साइट एटीएम बोलते हैं। तो दोनों को समझ लेते हैं कि ऑन साइट क्या होता है और ऑफ साइट क्या होता है। देखिए, तो ऑन साइट जो आपका वो एटीएम्स होते हैं जो कि आपके ब्रांचेस के अंदर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, इन अ बैंक प्रीमाइसेस। ऑफ साइट एटीएम्स कौन से होते हैं? जो ओपन स्पेस पब्लिक प्लेसेस पे आपको एटीएम्स देखने को मिलते हैं, वो आपका ऑफ साइट एटीएम कहलाता है। ठीक है, जैसे मॉल्स हो गए, मार्केट प्लेस हो गया, पब्लिक स्पेसेस वहां पे आपको दिखता है। ठीक है, तो दो तरीके के आपके एटीएम्स होते हैं। तो थोड़ा सा ना इवोल्यूशन की बात करेंगे कि किस तरीके से एटीएम का एक्सेस इवॉल्व हुआ है। तो पहले क्या होता था ना कि कस्टमर सिर्फ अपने खुद के बैंक के एटीएम का इस्तेमाल कर सकता था। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के एटीएम में ही जाकर के कैश विड्रॉ कर सकते थे या कैश रिलेटेड ट्रांजेक्शंस कर सकते थे। जब से आपका नेशनल फाइनेंशियल स्विच आया है, अब नेशनल फाइनेंशियल स्विच ने किया क्या है, तो जितने भी एटीएम्स हैं अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया, उन सबको कनेक्ट करने का, सारे नेटवर्क्स को कनेक्ट करने का काम किसका है? नेशनल फाइनेंशियल स्विच का है। तो इसने क्या किया, सारे जब बैंक्स एटीएम्स को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से, तो इससे क्या फायदा हुआ कि अगर आपके पास एसबीआई के एटीएम कार्ड है तो आप आईसीआईसीआई के एटीएम में जाकर भी ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, कैश विड्रॉवल कर सकते हो। ठीक है, तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच ने ना सिर्फ बैंक के एटीएम्स को यहां पर इंटीग्रेट किया है, बल्कि व्हाइट लेवल एटीएम्स को भी उन्होंने इंटीग्रेट किया है। अब व्हाइट लेवल एटीएम्स क्या होता है उसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। उससे पहले आप देख लेते हैं कि आरबीआई ने एटीएम्स के यूजेस पे किस किस तरीके के गाइडलाइंस लगाए हैं गाइस। तो देखिए, अगर आप खुद के बैंक से, एसबीआई का बैंक है, एसबीआई का एटीएम है, ठीक है, तो सेम सेम आपका बैंक है तो 5 फ्री ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पर मंथ मिला करके। अदर बैंक एटीएम यूज कर रहे हो, एसबीआई का एटीएम कार्ड है और आईसीआईसीआई बैंक को यूज कर रहे हो, तो उस केस में अगर मेट्रो लोकेशन है तो 3 फ्री ट्रांजेक्शन है, नॉन मेट्रो लोकेशन है तो 5 फ्री ट्रांजेक्शन आपको दिए जाते हैं। चार्जेस की बात करें, ये जो भी आपके फ्री ट्रांजेक्शन है ना, उसके बाद बियॉन्ड अगर इसके लिमिट्स के जाते हो तो 21 रुपीज पर ट्रांजेक्शन यहाँ पे लागू होता है। और ये कब से अप्लाई किया गया है? 1 जनवरी 2022 से। अच्छा, कोई कस्टमर है, ट्रांजेक्शन्स करने गया, एटीएम में कैश से विड्रॉ करने गया। अब हुआ यूं कि उसने 5,000 का ट्रांजेक्शन किया, उसके पैसे बैंक अकाउंट से कट गए हैं लेकिन उसके पास कैश नहीं आया है। ठीक है, तो इस तरीके की अगर ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड कोई भी इश्यूज आती है तो इसकी रेजोल्यूशन बैंक को कितने दिनों के अंदर करना है गाइस? T+5 वर्किंग डेज। ठीक है, अगर 5 से जहां छठा दिन हुआ तो यहाँ पर पर डे के हिसाब से बैंक को पेनल्टी चार्ज करनी पड़ती है। तो पर डे का कितना चार्ज लगता है गाइस? 100 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी लगती है अगर आपने T+5 डेज के अंदर में कंप्लेन को रिजॉल्व नहीं किया। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, जो कंप्लेन होता है, कस्टमर को कहा जा रहा है कि कंप्लेन आप 30 दिन के अंदर में लॉन्च कर दो।
ठीक है, अदरवाइज आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। तो ये आपके फेल्ड ट्रांजेक्शंस रिलेटेड कुछ आरबीआई के गाइडलाइंस है, ठीक है, जो कस्टमर और बैंक दोनों को ही फॉलो करने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करते हैं व्हाइट लेवल एटीएम्स। मैंने आपको कहा कि इंक्लूडिंग व्हाइट लेवल एटीएम्स, है ना, मैंने यही कहा ना कि नेशनल फाइनेंशियल एसोसिएशन ने व्हाइट लेवल एटीएम्स को भी कनेक्ट किया। तो व्हाइट लेवल एटीएम्स गाइस वो एटीएम होता है जो नॉन बैंक एंटिटीज के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है, और उन्हीं के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। तो ये ओन्ड और ऑपरेट किसके द्वारा किया जा रहा है? नॉन बैंक एंटिटीज के द्वारा। आरबीआई ने जितने भी नॉन बैंक कंपनीज है उनको यहाँ पर परमिट किया है, ठीक है, और परमिट किया है तो उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो भी नॉन बैंक एंटिटीज है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 वो एटीएम्स ऑपरेट कर सकते हैं, एटीएम्स मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा इनको परमिशंस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। तो दीज नॉन बैंक कंपनीज आर कॉल्ड द व्हाइट लेवल ऑपरेटर्स। तो ये जितने भी नॉन बैंक कंपनीज है ना, वो उन सबको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट लेवल ऑपरेटर्स बोलते हैं। देखो, व्हाइट लेवल एटीएम्स ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, आपको कार्ड इश्यू नहीं करते, जैसे बैंक आपको कार्ड इश्यू करती है, राइट, लेकिन ये आपको कार्ड इश्यू नहीं करते, लेकिन जितने भी एटीएम्स की सर्विसेज है वो सारे सर्विसेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि जो बैंक के एटीएम्स में सर्विसेज आप कर सकते हो वो सारे व्हाइट लेवल एटीएम्स में भी आप सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हो, डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड जो भी बैंक के द्वारा इश्यू किया जाता है, ठीक है। अब मेन रोल है क्या व्हाइट लेवल एटीएम्स ऑपरेटर का? तो इनका काम है हैंडल करना, मैनेज करना ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और कनेक्ट करना हर दूसरे बैंक के कस्टमर्स को, ठीक है, टुगेदर, वो इनका काम होता है। इसलिए ये अपने एटीएम्स को ऑपरेट करते हैं और एटीएम्स को हैंडल और मैनेज करने का काम करते हैं। तो ये जो व्हाइट लेवल एटीएम्स है ना, हेल्प कर रहा है इंक्रीज करने में एटीएम्स की अवेलेबिलिटी ऑल ओवर द इंडिया। क्योंकि अगर आपके पास मान लो बैंक्स के लिमिटेड एटीएम्स है, तो ये जो व्हाइट लेवल ऑपरेटर्स हैं उनको और ज्यादा हेल्प कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आपके कस्टमर्स हैं बियॉन्ड आपके एक्सेस लिमिट के बाहर है, तो वहां पे हम अपना एटीएम्स वहां पर ऑपरेट कर सकते हैं, हम वहां पर अपने एटीएम्स को मैनेज कर सकते हैं, सो दैट बैंकिंग की सर्विसेज हर कस्टमर्स तक पहुंचे, ठीक है। तो ये आपके बैंक्स को भी हेल्प कर रहा है कि एटीएम्स की अवेलेबिलिटी 24/7 कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाए। जैसा मैंने कहा, जहां पे बैंक्स का एक्सेस नहीं है, तो स्पेशली जो भी आपके सेमी अर्बन एरियाज होते हैं और जो रूरल एरियाज है, वहां पे सारे कस्टमर्स को एटीएम की फैसिलिटीज देने के लिए व्हाइट लेवल ऑपरेटर्स को आरबीआई के द्वारा परमिट किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, नाउ एक क्वेश्चन करेंगे, जून 2024 में गाइस पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ द ऑफ साइट एटीएम। दो तरीके के एटीएम्स देखे थे, ऑन साइट और ऑफ साइट। ऑफ साइट कौन सा था? देखो, ऑन साइट तो आपके बैंक प्रीमाइसेस में थे, ऑफ साइट कौन सा था? जो आपके ओपन स्पेसेस वगैरह में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एन एटीएम लोकेटेड इनसाइड अ बैंक ब्रांच, एन एटीएम लोकेटेड इन अ शॉपिंग मॉल, एन एटीएम एट द बैंक्स हेडक्वार्टर, एंड एटीएम विद इन द बैंक प्रीमाइसेस। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बैंक प्रीमाइसेस है तो ऑन साइट होगा, और एटीएम जो लोकेटेड है शॉपिंग मॉल्स वगैरह में, तो ये कौन सा है? ऑफ साइट है। ओपन स्पेसेस लिख देता, ठीक है, तो भी वो ऑफ साइट ही होता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन करेंगे, जून 2024 का। विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट बैंक रिक्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट फॉर द फेल्ड एटीएम ट्रांजैक्शंस आफ्टर रिसीविंग अ कंप्लेंट। मैंने आपको कहा कि अगर आप 30 दिन के अंदर में कंप्लेन को लॉन्च करते हो तो बैंक आपको कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करेगी, अगर वो T+5 डेज के अंदर में आपके इश्यूज को, ट्रांजैक्शंस रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? T+3 डेज, T+5 डेज, T+10 डेज या T+15 डेज। करेक्ट आंसर इज T+5 डेज। और अगर T+5 डेज के अंदर में बैंक ने नहीं किया तो पर डे के हिसाब से कितना लगने वाला है गाइस? 100 रुपीज की पेनल्टी यहाँ पर पे करेगा। कौन? बैंक करेगा। किसको करेगा? कस्टमर को करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए यूपीआई के बारे में बात करते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस क्या होता है ये, ठीक है। तो यूपीआई आपका एक मोबाइल बेस्ड डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। आज के डेट में आपके पास फोन पे, गूगल पे, है ना, एप्पल पे, इन सब में क्या है? आपका यूपीआई बेस्ड आपका ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है, जिसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आपका पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम है, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, डेवलप किया गया है। तो इससे क्या हेल्प मिलता है गाइस आपको? तो इंस्टेंट आपका मनी वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इंस्टेंटली आप मनी को ट्रांसफर कर सकते हो 24/7 365 डेज, ठीक है। तो इवन इंक्लूडिंग हॉलीडेज, अभी भी आप यूपीआई पेमेंट करते हो, अब तो सभी यूपीआई पेमेंट ही करते हैं, राइट। तो ये आपका दोनों ही सपोर्ट करता है, यानी कि मनी सेंड करना और मनी को अगर कलेक्ट करना चाहते हो, रिसीव करना चाहते हो, तो उसमें भी आपको यूपीआई हेल्प करता है, ठीक है। अब ये ना आपके जो आरबीआई का एक विजन था
कि मुझे कैशलेस इकोनॉमी बनानी है, कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी बनानी है, तो वो इसमें काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है। बेसिकली ये एक आपका एडवांस वर्जन है IMPS का, इमीडिएट पेमेंट सर्विस का, ठीक है। हमने पढ़ा था RTGS, नेफ्ट, IMPS, तो ये IMPS का आपका एडवांस वर्जन है। तो कैसे इसका इस्तेमाल, क्या फीचर्स होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, तो देखिए इसमें ना आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है, जैसे आपका ईमेल आईडी वगैरह होता है, ram@UPI, ठीक है, या ICICI बैंक, जो भी बैंक है, तो इस तरीके से आपका एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसमें आपको ना अपने अकाउंट नंबर या IFSC नंबर को शेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ आप ये अपना ID से शेयर कर दो, तो इससे क्या होता है, आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहती है, ना तो आपका IFSC कोड जा रहा है, ना तो आपका अकाउंट नंबर जा रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा है। तो जो भी आपके पैसे होते हैं, अकाउंट्स नंबर होते हैं बैंक के, वो सिक्योर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक UPI मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को यहाँ पर सपोर्ट करता है। अब आप देखो, जैसे गूगल पे है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसमें जितने भी आपके बैंक्स है उसको आप वहां पर लिंक कर सकते हो, ठीक है, और लिंक करने के बाद आप अपना UPI ID क्रिएट करके उसी से आप पेमेंट कर सकते हो इजीली। तो मल्टीपल बैंक अकाउंट को ये क्या करता है गाइस, सपोर्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होते हैं, ठीक है। तो कैसे काम करता है, जब भी आपको UPI ऐप, जैसे मान लो गूगल पे को ओपन करते हो, तो ओपन करते ही पहले तो आप पासवर्ड अपना लगाते हो, पासवर्ड लगाने के बाद ओपन किया, आपने अमाउंट डालते हो, ठीक है, जिसको भी पे करना है, उसका कांटेक्ट लिया या UPI ID लिया और उसको आप पे करते हो। तो जैसे ही आप पे करने जाते हो, उसके बाद आपसे फिर अगेन आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, तो 2 बारी आप देखोगे कि यहाँ पर आपसे पासवर्ड पूछा जाता है, तो इसी को बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। तो डबल चेक यहाँ पर, डबल आप यहाँ पर पिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये और ज्यादा सेफ होता है। आप क्विकली स्कैन कर सकते हो बारकोड को, ठीक है, एक बारकोड भी होता है ना, UPI ID नीचे लिखा रहेगा, ऊपर बारकोड, स्कैन करके इजीली आप पे भी कर सकते हो। बिल पेमेंट हुआ, मर्चेंट पेमेंट हुआ, डोनेशन, स्कूल फीस, कुछ भी आप पे कर सकते हो यूजिंग योर UPI, ठीक है। यहाँ पर आप पेमेंट को शेड्यूल भी कर सकते हो, यानी कि मैंडेट की भी फैसिलिटीज आपको UPI प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सारे ऑटो पे बेसिकली जिसको बोलते हो आप, तो इजिली आप UPI की मदद से ये सारी चीजें कर सकते हो। तो पेमेंट मेथड कौन कौन से अवेलेबल होते हैं आपके UPI में, तो एक तो आप VPA के थ्रू कर सकते हो, ठीक है, जो आपका UPI ID होता है, मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हो, आधार नंबर के थ्रू कर सकते हो, अकाउंट नंबर IFSC के थ्रू, या मोबाइल नंबर और जो आपका MMID होता है 7 डिजिट का, उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके काफी सारे मेथड्स अवेलेबल है फॉर द UPI, तो जो आपको अच्छा लगे आप उसके थ्रू UPI पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट को कलेक्ट कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका UPI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, नवंबर 2024 में पूछा था, हु डेवलप द UPI गाइस, किसने डेवलप किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, NPCI ने, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NPCI, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब भीम के बारे में पढ़ते हैं। भीम क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। देखो ये आपका ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो जब आप भीम क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपका एक ऐप आता है, ठीक है, काफी सिक्योर और सिंपल है इससे पेमेंट करना। ये भी आपका मोबाइल पेमेंट ऐप है, मोबाइल दिख रहा है आपको, ठीक है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, NPCI के द्वारा डेवलप किया गया है। तो ये भी आपका UPI बेस्ड इंटरफेस ही है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, आप जिन्होंने भी यूज किया होगा उनको पता ही होगा। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, इंस्टेंट बैंक टू बैंक मनी को ट्रांसफर कर सकते हो रियल टाइम में, ठीक है। तो यूजर इजिली सेंड और रिसीव कर सकता है आपके मनी को यूजिंग जो भी आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है या मोबाइल नंबर है। कहा ना UPI की तरह काम करता है, तो मोबाइल नंबर या अपना वर्चुअल VPA नंबर भी आप यहाँ पर प्रोवाइड करके इंस्टेंट यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। अवेलेबिलिटी की बात करें तो गाइस ये एंड्रॉयड और iOS दोनों ही स्मार्टफोन्स में अवेलेबल है, 12 लैंग्वेजेस में, इंडियन लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है, एंड कैन बी यूज्ड ओनली विद इन द इंडिया, ठीक है। और इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। एक इंपॉर्टेंट अपडेट भी दे देती हूँ आपको, अभी आपका एक लेटेस्ट वर्जन आ चुका है भीम ऐप का, जो कि है भीम 3.0, ठीक है, और नाउ काफी सारे इनहेंस्ड और न्यू फीचर्स के साथ आए हैं, और जो कि आपका 15 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग को याद रखना है। आइए आगे चलते हैं। चार्जेस एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो NPI डजंट चार्ज एनी अमाउंट फ्रॉम भीम ट्रांजेक्शन। तो अगर भीम से आप ट्रांजेक्शंस करो तो NPI आपसे चार्ज नहीं करती है, बट बैंक्स में चार्ज, ठीक है। तो बैंक्स आपसे एज पर देयर पॉलिसी चार्ज करती है, एंड भीम इज कनेक्टेड टू द ऑल बैंक्स थ्रू द UPI नेटवर्क। तो UPI नेटवर्क के थ्रू भीम को सारे बैंक्स के द्वारा क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है ना। अगर ट्रांजेक्शंस लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आप मिनिमम लिख लेंगे, मिनिमम, ठीक है,
मिनिमम 20,000 पर ट्रांजेक्शन है एंड मैक्सिमम आपका 1 लाख पर डे पर बैंक अकाउंट आपको ट्रांजेक्शन की लिमिट होती है। तो ये दोनों ही ट्रांजेक्शन लिमिट आपको याद रखना है, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है ना। चलिए आइए, कैसे सेंड करते हो गाइज, यहाँ पे क्या क्या आपके वेज होते हैं भीम ऐप से मनी को सेंड करने का। तो वीपीए नंबर है, मोबाइल नंबर है, ठीक है, आधार नंबर जो आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी, इवन क्यूआर कोड से आप भी स्कैन करके भी आप पे कर सकते हो। तो ये सारे आपके वेज होते हैं जिसके थ्रू आप भीम ऐप का इस्तेमाल करके मनी को सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो कुछ की फीचर्स देखते हैं। तो देखो, इससे भी आप इंस्टेंट मनी को ट्रांसफर कर पाते हो, ठीक है, सेंड और रिसीव कर सकते हो मनी को, स्कैन करते हो क्यूआर को और इजिली मनी को यहाँ पर सेंड कर सकते हो, जनरेट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को और शेयर भी कर सकते हो अपने क्यूआर कोड को, ठीक है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप इसमें ऐप में चेक कर सकते हो, बैंक अकाउंट में कितने बैलेंस है उसको चेक कर सकते हो, सेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपने यूपीआई पिन को, लिंक और चेंज कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट को इस ऐप का इस्तेमाल करके, ठीक है। अपने बेनिफिशियरी जिसको आपने मनी सेंड किया है फ्यूचर यूज के लिए उसके डिटेल को भी सेव कर सकते हो, कंप्लेन रेज कर सकते हो अगर कोई भी ट्रांजेक्शन फेल होता है। गाइस यहां पर भी आपको मैंडेट का जो है फैसिलिटी दिया हुआ है, जहां पे आपका ऑटो पे का फ्यूचर है, जैसे कि मैंने यूपीआई में बताया था। यूपीआई में भी आपको मैंडेट की फैसिलिटीज दी हुई है, ठीक है, सेटलमेंट्स करने के लिए ऑटो पे का इसमें भी दिया हुआ है। चलिए, ब्लॉक स्पैम और अनवांटेड यूजर। तो कोई अनवांटेड यूजर्स के आपको मैसेज रिसीव हो रहा है, रिक्वेस्ट यहाँ पे रिसीव हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप उसको भी ब्लॉक कर सकते हो। तो ये सारे आपके फीचर्स किसमें हैं, भीम ऐप में है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो जून 2024 का क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ द भीम ऐप। कौन सा इसमें से भीम ऐप का फीचर है गाइस? अप्लाइंग फॉर द पर्सनल लोन, स्कैन एंड पे यूजिंग क्यूआर कोड, ट्रेडिंग स्टॉक, एसेसिंग डिटेल्ड क्रेडिट रिपोर्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्कैन और पे आप कर सकते हो यूजिंग क्यूआर कोड, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन करेंगे, मई 2023 में पूछा था, मैक्सिमम टोटल ट्रांजैक्शंस लिमिट पर डे फॉर वन बैंक अकाउंट इन द भीम ऐप। तो मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताया। तो मिनिमम मैंने बोला 20,000 और मैक्सिमम मैंने आपको कहा 1 लाख। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सब आपको ना याद रखने हैं, जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं गाइस, उसको आप लोग याद रखिएगा। अब बात करेंगे *99# सर्विस कोड के बारे में। यूएसएसडी सर्विस, आपको ये फोन दिख रहा है, ठीक है, तो हम इस *99# सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं फीचर्ड फोन और स्मार्टफोन दोनों में ही कर सकते हैं। तो देखो, अभी तो आज के डेट में सभी के पास स्मार्टफोन है, बट बहुत सारे ऐसे आपके सेक्टर्स होते हैं, रूरल एरियाज है, जहां पर आज भी लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, लेकिन अगर उनको पेमेंट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? तो ये आपका, और उनके पास इंटरनेट की भी कनेक्शंस नहीं है, तो उसके लिए *99# सर्विस कोड को लाया गया है। तो जितने भी फीचर्ड फोन है आप उसके थ्रू बिना इंटरनेट के इजिली पेमेंट कर सकते हो। ये है वो सर्विस। स्मार्टफोन्स के भी मदद से कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादातर किसके लिए बनाया गया है? जो भी आपके फीचर्ड फोन वाले जितने भी हमारे कस्टमर होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इस यूएसएसडी बेस्ड सर्विस कोड को बनाया गया है। तो जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं ना, सबके यहाँ ये अवेलेबल है। 12 लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। अगर फंड ट्रांसफर की लिमिट की बात करूं तो पर ट्रांजेक्शन आप 5,000 कर सकते हो, 24/7 आपका अवेलेबल है। मैंने कहा इसमें कोई भी डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती। केवाईसी रिक्वायर होता है गाइस। यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, जो कि आपका 7 डिजिट का होता है, या एमपिन, मोबाइल का जो पिन होता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो क्या क्या फीचर्स है? तो गाइस जितने भी जीएसएम हैंडसेट है इंक्लूडिंग स्मार्टफोन, आप *99 सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, और इससे आप 24/7 पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ कि ये कैसे काम करता है। आप अपना फोन लो, ठीक है, फोन पे *99# को क्लिक करो। जैसे ही आप क्लिक करोगे एक मेन्यू खुल के आएगा। उस मेन्यू में आपको काफी सारे लिस्ट दिए होंगे कि आपको क्या करना है। जैसे मान लो राम को 5,000 श्याम को ट्रांसफर करना है, तो वहां पे लिखा होगा कि पे करना है, पे मनी, ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आपने क्लिक किया, देखो डब्बे फोन में तो क्लिक करने का ऑप्शन होता नहीं है, 1 2 3 ऐसे करके नंबरिंग होगी, तो आपने 2 पे प्रेस करना है। जैसे 2 पे प्रेस करोगे तो आपका आ जाएगा एक इंटरफेस, जहां पर आपको मोबाइल नंबर उस पर्टिकुलर पर्सन का देना होगा, बेनिफिशियरी का, जिसको आप मनी ट्रांसफर कर रहे हो। आपने उनका मोबाइल नंबर टाइप किया, टाइप करने के बाद जैसे ही ओके किया, ओके करते ही आपसे अमाउंट पूछता है, अमाउंट आप टाइप करोगे। अमाउंट टाइप करने के बाद जब आगे आप प्रोसेस करोगे तो आपसे एमपिन नंबर पूछेगा, आपने अपना एमपिन नंबर डालना है और इजीली आपका पेमेंट हो जाएगा। तो देखा, इसमें कोई भी नेट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, आपने अपने डब्बे फोन से ही इजीली
ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर दिया, ठीक है, रियल टाइम में। तो ये है आपका *99# सर्विस। तो एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आता है, तो चलिए जरा देख लेते हैं। नवंबर 2024 में पूछा था कि हाउ मच इज द मैक्सिमम फंड ट्रांसफर लिमिट पर ट्रांजेक्शन यूजिंग *99# सर्विस। तो पर ट्रांजेक्शन कितना मैक्सिमम लिमिट है गाइस? 2000, 3000, 5000 या 10,000। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5000 इज द करेक्ट आंसर। आइए अब बात करते हैं यूपीआई 123 पे। ये भी आपका सिमिलर है जैसे *99# था, ठीक है, लेकिन हमने देखा था *99# जो सर्विस है ना, वो आपके स्मार्टफोन और फीचर्ड फोन दोनों के लिए है। ये जो यूपीआई 123 पे है, ये स्पेशली फीचर्ड फोन के लिए लाया गया है, ठीक है। तो ऐसा एरिया जो फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला एरिया है, जहां पर एक्सेस नहीं है इंटरनेट की, या जहां जिनके पास अफोर्ड नहीं कर सकते हैं स्मार्टफोन्स को, ठीक है, उनके लिए यूपीआई 123 पे को लाया गया है, जिससे वो इजिली रियल टाइम में ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या करता है, कैसे करता है। तो विदाउट इंटरनेट कनेक्शंस जो है, आप इससे पेमेंट कर सकते हो। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है गाइस? तो एनपीसीआई के द्वारा स्पेशली किसके लिए किया गया है? फीचर्ड फोन यूजर्स के लिए। इसको लॉन्च किया गया है 8 मार्च 2022 में बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर थे श्री शक्तिकांत दास, उनके द्वारा, ठीक है। तो फीचर्ड फोन यूजर्स के लिए है टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट। तो मैंने आपको बताया स्पेशली जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, रूरल पीपल्स होते हैं, जिनके पास बड़े बड़े फोन्स नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, उनके लिए है ये, ठीक है। तो पर्पस क्या है यूपीआई 123 पे को लाने का? कि इंस्टेंटली सिक्योरली आप फीचर फोन की मदद से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। काफी ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि आज के डेट में ना इंडिया में अभी भी स्मार्टफोन यूजर्स से ज्यादा गाइस बेसिक फोन, फीचर्ड फोन यूजर्स वाले हमारे यहाँ पॉपुलेशन है इंडिया की, ठीक है। तो अभी भी लार्ज अमाउंट ऑफ ऐसे यूजर्स हैं जो जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल है। मल्टीपल लैंग्वेज को गाइस ये सपोर्ट करता है। सेफ एंड सिक्योर आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन इससे होता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से वेज है, कौन कौन से तरीके से हम यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो 4 मेथड है यूपीआई 123 पे का इस्तेमाल करके आप पेमेंट कर सकते हो। तो चारों मेथड को पढ़ेंगे। सबसे पहला है आईवीआर, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स बेस्ड पेमेंट। देखिए आईवीआर वाला कैसे काम करता है। देखिए अगर किसी पर्सन को अपने डब्बे फोन से पेमेंट करना है, तो उसके लिए वो एक डेडिकेटेड आईवीआर नंबर पे कॉल करेगा। जैसे ही आपने कॉल करोगे, तो वहां से ऑपरेटर बोलेगा आपको कि आप हिंदी के लिए 1 दबाओ, इंग्लिश के लिए 2 दबाओ, ठीक है। तो आपने 1 दबाया, 2 दबाया, जो भी है एज पर योर लैंग्वेज प्रेफरेंसेस आप वहां पे प्रेस करोगे। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको क्या करना है, अपना अकाउंट बैलेंस चेक करना है, पे करना है, ठीक है। तो इसके लिए 1 दबाइए, 2 दबाइए, तो फिर आपने पेमेंट करना है, तो आपने पेमेंट वाला बटन प्रेस किया। जैसे आपने पेमेंट वाला बटन प्रेस किया, फिर वो आपसे पूछेगा कि अकाउंट नंबर बताओ या मोबाइल नंबर बताओ जिनको आपको पेमेंट करना है। आपने उनका मोबाइल नंबर डायल करना है। डायल करने के बाद वो आपसे अमाउंट पूछेगा, आपने अमाउंट को भी प्रेस करना है, और उसके बाद आप अपना एम पिन डालोगे, और एम पिन डालते ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है। तो कितना इजी है ना। यहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज को ये भी सपोर्ट करता है, और बिना किसी इंटरनेट के आपका ट्रांजेक्शन होता है। तो ये तो एक था जिसमें आपके पास ऑलरेडी एक आईवीआर नंबर प्रोवाइड किया होता है, ठीक है। एक होता है मिस्ड कॉल बेस्ड। अब इसमें क्या होता है ना, जब आप किसी भी शॉप पे जाओगे ना, ठीक है, तो वहां पर ऑलरेडी एक नंबर आपको प्रोवाइड किया होगा जिसपे आप मिस कॉल करके इजीली पेमेंट कर सकते हो। तो आप अगर किसी शॉप से कोई भी सामान खरीदते हो, अब उनको आप कैश नहीं देना चाहते हो, आप यूपीआई पे करना चाहते हो, तो उस केस में जो डेडिकेटेड नंबर होगा, उस नंबर पे आपने मिस कॉल करना है। जैसे ही मिस कॉल करोगे, बैंक की तरफ से आपके पास कॉल बैक आएगा। कॉल बैक आने के बाद बैंक आपसे यहाँ पे कंफर्म करती है, ठीक है, आपका अमाउंट, पिन और सारी चीजें डिटेल्स आप बता देते हो, तो इजीली आपका फंड ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका एक मिस कॉल बेस्ड आपका पेमेंट होता है। फिर आता है जिसको हम बोलते हैं फीचर्ड फोन ऐप बेस्ड पेमेंट। कुछ कुछ ऐसे डब्बे वाले फोन होते हैं ना, जिसमें ऑलरेडी इनबिल्ट यूपीआई होता है, ठीक है, फीचर्ड होंगे, ऑलरेडी इनबिल्ट है, लेकिन उसमें ना लिमिटेड एक्सेस होती है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल जो आपका स्मार्टफोन है उसमें जो भी आप यूपीआई वगैरह ऐप इंस्टॉल करते हो उसकी तरह नहीं होता है। बस यहाँ पे आप बेसिक पेमेंट्स वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसका इस्तेमाल करके भी इजिली आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे नॉर्मली हम यूपीआई से करते हैं। लास्ट होता है प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट, जिसको वॉइस और टोन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये कैसे काम करता है? अब जैसे मान लो किसी पर्सन को पेमेंट करना है, ठीक है, यूजिंग दिस साउंड बेस्ड पेमेंट, तो उस केस में आपके पास एक स्पेशल यूपीआई आईवीआर नंबर होता है। आपको उस नंबर पे कॉल करना होता है। जैसे आप कॉल करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे कि किसको पे करना है, ठीक है। तो आपने उस पे मान लो ऑप्शन 1 दे रखा है पे टू मर्चेंट, आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे पे टू मर्चेंट पे, मर्चेंट के पास एक स्पेशल साउंड डिवाइस होता है, ठीक है, साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी वाला डिवाइस होता है। वो उसको इनेबल करेगा मर्चेंट, आपको अपने फोन को
उस इनेबल्ड साउंड डिवाइस टेक्नोलॉजी के पास लेकर के जाना है, उसके कॉन्टेक्ट में, और जैसे ही आप उसके कॉन्टेक्ट में लेकर के जाओगे इजिली आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन कर पाओगे, क्योंकि वो साउंड को समझ करके, साउंड के आपके प्रॉम्प्ट को समझ करके इजिली आपको हेल्प करता है ट्रांजेक्शन करने में। तो अगेन यहाँ भी कोई भी आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये साउंड पे बेसिकली काम करता है, टैप किया और इजिली आप पे कर देते हो, ठीक है, मर्चेंट के डिवाइस पे, ठीक। चलिए, तो ये आपका 4 तरीके का होता है गाइस। तो एक क्वेश्चन करेंगे, अक्टूबर 2023 में पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन यूपीआई 1 2 3 पे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज नहीं की जाती है? आईवीआर, मिस्ड कॉल बेस्ड पेमेंट, ओईएम बेस्ड फीचर्ड फोन ऐप, या क्यूआर कोड स्कैन बेस्ड पेमेंट। देखो क्यूआर कोड स्कैन बेस्ड पेमेंट नहीं होता, यहां पर हमने देखा है कि साउंड बेस्ड पेमेंट किया जाता है। तो ये वॉइस, आपके वॉइस को अंडरस्टैंड करके वॉइस बेस्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट करते हो। तो ऑप्शन डी गाइस क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो गाइज ये थे आपके पूरे के पूरे टॉपिक। आई होप आप लोगों को चैप्टर 18 के इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ गए होंगे। बाकी स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ना है गाइज, ठीक है। तो आपने इस पेड बैच को इनरोल कर लेना है, इस दिए हुए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। ये बैचेस आपके 2 फरवरी से चल रहे हैं, ठीक है। काफी सारी क्लासेस हो चुकी है, काफी सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए मिल चुके हैं, जिन बैंकर्स ने भी इसको पेड बैच को ज्वाइन किया है। 7 से 9 गाइज ये आपकी क्लासेस होती है, 2 घंटे की आपके ये सेशंस होते हैं। तो अगर आपको बाय करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, मैं आपको बता दूंगी, या आप मैसेज कर सकते हो किस तरीके से करना है। और उसके अलावा आपके हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्म लिंक भी प्रोवाइड कर दिया है, यहाँ से भी आप इजिली इनरोल कर सकते हो मेरे बैच के लिए, ठीक। बाकी कोई डाउट आएगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा। 2 तरीके के बैच है, पीपीबी का अलग है, आरबीडब्ल्यूएम का अलग है। अगर अलग अलग लेना है आप अलग अलग भी ले सकते हो, यानी कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है मुझसे तो एक सब्जेक्ट का ले सकते हो, दोनों पढ़ना है तो दोनों का कंबाइंड भी आपको मैंने बता दिया है कैसे लेना है, ठीक है। सेम प्रोसेस होगा। किन्हीं को कोई भी डाउट हो तो जरूर गाइज आप लोग बताइएगा, ठीक है, चैट सेक्शंस में। बाकी सिर्फ आप लोग देखते हो, यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं करो तो गाइज सब्सक्राइब कर लो। आने वाले टाइम में काफी सारे सेशंस आने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट होंगे, तो स्किप ना हो जाए इसके लिए आपको गरिमा जैप के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं से भी जुड़ जाओ। टेलीग्राम से इसलिए जुड़ना क्योंकि वहां पे पीडीएफ मिलता है। बाकी इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हो। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में भी गाइज मुझसे पूछ सकते हो। तो कोई भी डाउट हो डू लेट मी नो। अच्छी तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कीजिए। मिलते हैं कल पीपीबी की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।